नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पीडियाट्रिक नर्सिंग का 14 यूनिट। ठीक है, पीएचएन का 14 यूनिट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या फिर डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन। हम बात करते हैं कि कैसे डिसफंक्शंस, कौन से ऐसे डिसफंक्शन स्केलेटन सिस्टम के हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों पे, तो उनको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिनको हम क्लियर करेंगे जितने भी इसके लेक्चर बने। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अंडरस्टैंड अबाउट काइफोसिस, लूडोसिस एंड जो भी काइफोसिस है उसको और लूडोसिस को, इनको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और इनकी उसके अलावा जो भी जो सर्कोलाइसिस है उसको, और ये क्या करेंगे, इनकी मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग्स टू जो भी डिजीज़ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मैनेजमेंट, पहले इस डिज़ीज़ को समझेंगे, उसके साइन सिम्टम्स सब चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे कि कौन सी ये डिज़ीज़ है, किस एरिया की डिज़ीज़ है, बच्चों में कब होती है और किस वजह से होती है। जितने भी काज, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर्स इन द चिल्ड्रन, के फ्रैक्चर्स होते हैं चिल्ड्रन में वो देखेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उनको हम क्लियर करेंगे अपने इस लेक्चर में। उसके बाद है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें भी हम क्या करते हैं, इस डिज़ीज़ को लेते हैं और उसके जो भी सिम्टम्स है, काज है, बच्चों में क्यों होती है, सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंजनाइटल हिप डिसलोकेशंस, और कंजनाइटल जो हिप्स डिसलोकेशन है उसको देखेंगे। और ये सारे हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद है नर्सिंग केयर फॉर चिल्ड्रन विथ केस्ट एंड जो भी कास्ट एंड ट्रैक्शंस फॉर रिहेबिटेटिव केयर एंड अदर मेडिकल एंड सर्जिकल। जो रिहेबिटेटिव केयर होती है वो देंगे और उसकी कॉस्ट ये सारी हम देखेंगे। और उसके अलावा सर्जिकल और मेडिकल हम उसको मैनेज करेंगे इन डिजीज़ को। चाइल्ड विथ द अबव डिसऑर्डर्स, जो भी डिसऑर्डर है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। ये नर्सिस का काम होता है। तो इसमें आ जाती है नर्सिंग केयर, आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट भी आ जाती है। जो नर्सिस का काम होता है कि उन चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना होता है, डील किस तरह से बच्चों को करना होता है। तो देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, की पॉइंट्स में हम देखते हैं इन्फेंट बोन आर ओनली 65% ओसियोफ है। जो भी उनके बोन्स होते हैं वो कितने, मतलब 65 अगर परसेंट ओसियो फॉर्म्ड है या नहीं है वो देखेंगे। और उसके अलावा लॉन्ग बोन आर प्रोज एंड लीस्ट डिस्टेंस एंड कैन बाइंड फार। जो भी बाइंड होता है वो ब्रेकिल्स एंड ब्रेक इजीली। हम जो भी छोटे बोन, जो भी बड़े बोन होते हैं बच्चों में, वो उनकी डेंसिटी कम होती है, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, वो देखेंगे। और इनकी जो भी, अगर हम इन्फेंट में बोन की जो ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं ना, वो 65% होती है, कम होती है मतलब। और उसके अलावा एडल्ट की इस हिसाब से चेंज होती है। और ग्रोथ टेक प्ले इन द इपीफाइसिस प्लेट जो होती है, उस हिसाब से हम उसकी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि इपीफाइसिस प्लेट्स की वजह से जो है ना बेबी में ग्रोथ होती है, एक नॉर्मली उसकी हाइट बढ़ती है, मसल्स जो इंक्रीज होती है बोन, तो उसको हम देखेंगे। अगर एपिफाइसिस जो प्लेट है, ठीक है, उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए या फिर तो फिर इंजरी की वजह से उसमें एबनॉर्मलिटी आती है, तो वो इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ पे, कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी। उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं, क्योंकि ये एक बोन की, अगर हम कह रहे हैं मस्कुलोस्केलेटन स्केलेटन की अगर डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें बोन को देखना होता है कि उसकी डेंसिटी कम है तो वो जल्दी से ब्रेक हो सकती है। उसके अलावा उसकी एपिफाइसियल जो प्लेट है,
एपिफेशियल प्लेट में क्या है कि वो इजीली क्या करती है कि वो ग्रोथ करवाती है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो बोन ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी होनी एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा ग्रोथ बोन हील क्विकली। अगर हमें पता है कि जो भी ग्रोथ बोन होती है जो लेस डेंसिव होती है और उसके अलावा ग्रोथ बोन हमेशा जल्दी वो क्या करती है, हील हो जाती है, क्विकली हील एंड डिक्रीज नीड टू ट्रीटमेंट। और उसको कम ट्रीटमेंट में वो जल्दी हील हो जाती है, क्योंकि वो एक बच्चों में हम कहते हैं ना, मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा कि जो भी अगर ओल्ड एज में बोन टूटती है तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ग्रोथ बोन है ना, अभी वो बच्चे में है ना, तो वो जल्दी हम उसको क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोन वहाँ पे अगर हम बात करें ओल्ड की तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा से हो गई होती है, फिर उससे कम हो रही होती है और एजिंग मतलब एज के हिसाब से। पर यहाँ क्या है कि वो बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है, अभी वो स्टार्टिंग है उसकी। तो फिर उस हिसाब से हमें उसको उस तरीके से ही डील करना होता है, ताकि वो बेबी जो है ना, उसकी जो बोन्स है उस हिसाब से हमें उसको उस कंडीशन को देखना होता है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं काइफोसिस की, इसकी सबसे पहली डिजीज है काइफोसिस, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो काइफोसिस में हम क्या देखते हैं, kyphosis is a deformity of the spine of the upper back causing excoriating outerward curve। इसमें क्या होता है कि जो है ना, अगर इसकी बात कर रहे हैं ना हम, तो इसमें एबनॉर्मलिटी होती है स्पाइन में, जो अपर बैक होता है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होने की वजह से क्या होता है, वो इफेक्ट करती है। और काइफोसिस है ना, वो क्या होता है कि स्पाइन में क्या हो जाता है, एक राउंड बैक बैक स्पाइन की बैक साइड पे क्या होता है, एक राउंड आउटर कर्व बन जाता है, या फिर हिंक अगर हम कह सकते हैं, हिंचिक नेक पोस्चर बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि राउंड बैक होती है और उसमें एबनॉर्मलिटी किसकी होती है, स्पाइन जो बोन्स होती है उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से वो अपर बैक एक हम कहते हैं एबनॉर्मल बैक होती है, ठीक है। आउटर साइड पे कर्व एक निकला हुआ होता है, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। बात करते हैं काज की, तो काज कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं पुअर पोस्चर कॉल्ड पुअर काइफोसिस। पोस्चर पुअर होने की वजह से हम बात करते हैं कि पुअर काइफोसिस हो सकता है बच्चों में। और उसके अलावा एबनॉर्मल, अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन वोम ड्यू टू जेनेटिकल काज इज कॉल्ड कंजेनाइटल काइफोसिस। अगर जेनेटिकली कोई काज हुआ है जीन्स का, तो फिर कंजेनाइटल काइफोसिस हमें दिखाई देता है बच्चों में। और उसके अलावा अगर बात करते हैं अननोन काज है और एजिंग पेशेंट में इसलिए होता है क्योंकि उनकी बोन्स जो है ना, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसमें ओस्टियोपोरोसिस ये सब हो जाता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं चिल्ड्रेन कैन आल्सो एसोसिएटेड, अगर चिल्ड्रेन को कोई भी सर्टेन सिंड्रोम है, जो ये दोनों डिजीज़ है जैसे मार्फिन सिंड्रोम, ये तो इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रेन को हो सकती है, अगर काइफोसिस हो सकता है अगर ये दोनों कंडीशन चिल्ड्रेन को है तो। के बाद डिस्कस करते हैं हम इसके टाइप के, कौन कौन से टाइप है काइफोसिस के। अगर मोस्ट कॉमन टाइप देखते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जो पोस्चर काइफोसिस होती है उसकी, क्योंकि पोस्चर काइफोसिस में क्या होता है कि एबनॉर्मल हम पोस्चर कोई भी बेबी रखता है तो उसकी वजह से काइफोसिस हो सकता है। उसके अलावा सेरी हेयर यूरेमेंस काइफोसिस, इसमें भी क्या होता है कि ये अगर हम बात करते हैं, ये कुछ डिजीज की वजह से हो सकता है। और उसके अलावा इसका कोई भी अननोन, मतलब ये अननोन काज है, ठीक है, इसमें काज का पता नहीं होता है। ये वो टाइप है जिसमें मतलब ज्यादातर काज का पता नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कंजुनाइटल। जो कंजुनाइटल है, जो अगर डेवलपमेंट के टाइम कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, फीटस डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम, अगर वो में अगर बेबी है तो कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, तो उसकी वजह से काइफोसिस जो होता है उसको कंजुनाइटल काइफोसिस कहते हैं। ड्यू आफ्टर बर्थ वो दिखाई देता है।
पोस्चरल काइफोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ काइफोसिस, ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ काइफोसिस है। कभी कभी क्या होता है कि ये आर मोर कॉमन इन गर्ल्स बाय द, मतलब कि जो कंपैरिजन में बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स में होता है, वो कब होता है, ड्यूरिंग एडोलेसेंट, जब एडोलेसेंट स्टार्ट होता है तब ये एक मोस्ट कॉमन में दिखाई देता है पोस्चर काइफोसिस। पुअर पोस्चर्स जो होता है वो क्या करता है, दे सोलोचिंग बट is not associated several structural abnormalities of the spine। इसमें क्या है कि ये एक नॉर्मल नहीं है। पुअर पोस्चर की वजह से क्या होती है कि स्ट्रक्चरली वो चेंज होता है, बट सीवियर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ जाती है बैक में, क्योंकि वो ज़्यादा झुकने से या फिर लंबी हाइट की वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादा झुकने की वजह से, या फिर तो उसकी वजह यही होती है कि बच्चे जो एडोलेसेंट होते हैं वो झुक के वो अपना काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा पुअर पोस्चर लेके बैठे हुए हैं झुके हुए, तो फिर उनमें हो सकता है, अगर हम बात करते हैं ना पुअर पोस्चर की, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके बाद बात करते हैं, पेशेंट्स कैन हैव अ सिम्टम्स ऑफ द पेन एंड मसल फटीग, और उनके जो सिम्टम्स होंगे पोस्चर काइफोसिस में, तो मोस्ट कॉमन हम देखेंगे कि उसको, उस पेशेंट को फटीग होगी और मसल पेन होगा। ये ज़्यादातर होता है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती है, कम सीवियर होता है उसकी वजह से। और ये क्या है कि इसमें एक सीवियर कर्व भी नहीं होता है, क्योंकि ये वो टाइप है जिसमें से सिर्फ पोस्चर की वजह से थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आ जाती है स्ट्रक्चर में, और बैक कर्व बन जाता है। और उसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं, सेरिमन काइफोसिस। इसमें क्या होता है, दे आर स्ट्रक्चरली डिफॉर्मेलिटी ऑफ द वर्टिब्राई। इसमें क्या है कि जब वर्टिब्राई जो बन रही होती है वो खुद एबनॉर्मल बनती है, ठीक है। जो भी इसकी स्ट्रक्चर होती है वर्टिब्रा की, वो नॉर्मल नहीं होती है। और ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखते हैं ना, इन दोनों की स्ट्रक्चर चेंज है, ठीक है। ये दोनों एबनॉर्मल है, एक भी नॉर्मल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें एक में क्या होता है, ज़्यादा कर्व हो जाती है, उसकी वजह से अगर हम कहते हैं बैक साइड पे एबनॉर्मल जो स्पाइन होने की वजह से, या फिर वर्टिब्रल जो भी चेंजेस होती है स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से ये काइफोसिस होता है बच्चों में। और फर्स्टली दे अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग एडोलेशन, ये कब फर्स्टली अप्रोप्रिएट होता है, एडोलेशन में अप्रोप्रिएट होता है। उसके अलावा डायग्नोज रिक्वायर फॉर एक्सरे, हम इसको डायग्नोज करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। और उसके अलावा शो द 5 डिग्री ऑफ फ्रंट ऑफ द लिस्ट, देखेंगे 5 डिग्री उस फ्रंट से लिस्ट है या नहीं है। और 3 नियर बाय, और वर्टिब्रल बॉडीज, ये चीज़ें हम एक अगर बात करते हैं एक्सरे करवाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं। और फर्स्टली एडोलेशन में होता है। और उसके अलावा इसके अननोन काज है, इसका कोई भी मेन, मैंने बोला था इस टाइप का कोई भी मेन काज हमें पता ही नहीं है कि क्या है, किसकी वजह से ये होता है। और ये कुछ कंडीशन या फिर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। और इसमें मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो वर्टिब्रा स्ट्रक्चर है ना, वो एबनॉर्मल हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कंजनाइटल काइफोसिस। कंजनाइटल काइफोसिस में क्या होता है कि ये एक लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल काइफोसिस, ये एक एबनॉर्मल काइफोसिस है जिसमें क्या होता है कि एंड द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बर्थ काज कंजनाइटल काइफोसिस। जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसमें डेवलपमेंट के टाइम पे अगर उस बेबी के जो भी है ना वर्टिब्रा है वो एबनॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, ये किसी डिजीज़ की या फिर किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से, ये क्या होता है कि एबनॉर्मल हो जाती है मदर की कंडीशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंजनाइटल डिफेक्ट बनता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो और उसकी वजह से वर्टिब्रा सही से ना बना हुआ, या तो वो इनकम्प्लीट वर्टिब्रा हो या तो फ्यूज वर्टिब्रा हो। ये दोनों हम इनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, दिस कैन लीड सेवरल द वर्टिब्रल ग्रोथ फ्यूजिंग इन
द काइफोसिस, या तो इनकम्प्लीट हो या तो वो फ्यूज़ हो। ये दोनों टाइप है इसके। फर्स्ट में क्या है कि डिफॉर्मेलिटी फेलियर टू फॉर्मेशन, के ना उन दोनों के बीच में गैप ही ना बना हो, फॉर्मेशन ही ना हो सही से, या फिर फॉर्मेशन है पर उनके जो सेगमेंट है वो एबनॉर्मल हो। ये सारी चीज़ें क्या है हम कंजेनाइटल जो भी काइफोसिस होते हैं उनमें देखते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट के टाइम पे एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो इसको ट्रीट करना भी बहुत ही हम कह सकते हैं मुश्किल है। और इसको सिर्फ स्ट्रक्चर बेस पे देखते हैं कि कंजेनाइटल है तो भी उसमें कौन सा है, या तो इनकम्प्लीट वर्टिब्रा होगी या तो फ्यूज्ड होगी वर्टिब्रा। उसके बाद बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं तो मोस्ट कॉमन काइफोसिस सिम्टम्स डिफरेंटिएटेड ईच चाइल्ड, सब चाइल्ड के डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अप्रोप्रिएट ऑफ द पुअर पोस्चर्स, तो उसमें क्या होगा कि जो राउंड बैक होगी, ठीक है, सिम्टम्स हमें क्या देखेंगे, पुअर पोस्चर की वजह से राउंड बैक होगी, और उसके अलावा बैक पेन होगा, मसल फर्टिंग होगी, स्टिफनेस होगी, और उसके अलावा इन द बैक स्टिफनेस होगी, बैक पेन होगा, मसल फर्टिंग होगी। ये सारी क्या है कि सिम्टम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले राउंड बैक होगा, वो हम देखते हैं पुअर पोस्चर्स में। और उसके अलावा अनस्टैंड गेन गेट एंड अलर्ट वॉकिंग पैटर्न्स, वो अच्छे से वॉक नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक नॉर्मल अगर चाइल्ड करता है उस तरह से वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बैक क्या है कि वो आउटर साइड पे है, तो वो उस तरह से ही चलता है। और डिफरेंट इन द शोल्डर हाइट, और उसके शोल्डर की जो हाइट होती है वो भी डिफरेंट होती है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे कि हेड बाइंड्स फॉरवर्ड कंप्रेस विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो क्या करता है, जो हेड होता है वो भी कंप्रेस होके जो बाइंड हो जाता है बॉडी से। और उसके अलावा डिफरेंट शोल्डर बिल्ट हाइट एंड पोजीशन उनकी अलग हो जाती है, और अपर बैक लुक हायर देन नॉर्मल, जो अपर बैक होती है हायर देन नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से बढ़ जाती है। और उसके अलावा चाइल्ड बाइंड्स टू फॉरवर्ड्स, और वो क्या करता है, फॉरवर्ड बाइंड हो जाता है। ये सारी जो भी है वो हम सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के देखते हैं, क्योंकि हमें इन सिम्टम्स की वजह से हमें पता चलता है कि एबनॉर्मलिटी क्या है बच्चे में और कौन सी है, कितनी सीवियरिटी है, उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस टेस्ट की। डायग्नोस टेस्ट में क्या है कि मेडिकल हिस्ट्री उसकी चेक करेंगे पेशेंट की, ताकि हमें पता चल सके। और उसके अलावा अगर मेडिकल हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री भी देखेंगे, और उसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशंस देखेंगे कितना काइफोसिस है, ठीक है, उसकी जो भी कंडीशन है वो कितनी है, सीवियर है या फिर नहीं है, वो देखेंगे। उसके अलावा एक्सरे, एमआरआई या फिर सिटी स्कैन करवाएंगे, ताकि देखेंगे कि वर्टिब्रा में एबनॉर्मलिटी है या फिर वो इनकम्प्लीट है, फ्यूज़ है। ये सब हमें उस चीज़ से पता चलता है, एक्सरे से, एमआरआई से और सिटी स्कैन से हमें पता चल जाता है। उसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ताकि अगर अपर बैक है ना तो उसकी वजह से पल्मोनरी इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ओवरऑल उसकी जो रेस्पिरेशन कंडीशन है उसको भी देखते हैं। और उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ताकि हमें उसकी जो भी एबनॉर्मलिटी है उसका पता चल सके। और उसके अलावा बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फिज़िकल थेरापी देंगे, ताकि फिज़िकल थेरापी से क्या होगी कि स्ट्रेंथ जो भी होगी, तो उस बोन की स्ट्रेंथ, बैक मसल्स एंड करेक्ट पोस्चर्स फॉर इंडिविजुअल विथ पोस्चर्स काइफोसिस। अगर पोस्चर काइफोसिस है तो उसको हम क्या करवाएंगे, फिज़िकल थेरापी देंगे, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन जो है ना वो सही कर पाए, और अपनी जो कंडीशन है उसको एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रीट कर पाए, उसकी मसल की जो स्ट्रेंथ कम हो रही होती है उसको सही कर पाए। और उसके अलावा मिडल पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस है उससे क्या करेंगे, हम उसकी जो मिडल पेन है उसको कम करवाएंगे। और उसके अलावा अगर बात करते हैं दे सर्जरी इज़ अननेसेसरी फॉर पोस्चर काइफोसिस। पोस्चर काइफोसिस है तो उसमें हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो अननेसेसरी होती है। और उसके अलावा स्पाइन फ्यूज्ड सर्जरी
स्पाइन फ्यूज सर्जरी में हम क्या करते हैं, कंबाइन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपीयरेंस, जो इसका क्या है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर अपीयरेंस देखते हैं काइफोसिस में। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कंजेनाइटल काइफोसिस में शुड बी कंसीडर सेफर फ्यूज्ड सर्जरी करवाते हैं, जिसमें मीन्स दैट कर्व विल बी फ्यूज्ड। उस कर्व को हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड, where they are little or no correct they are spines। और उसके वो जो हम करते हैं वो हम एक अच्छी टेक्निक से या सेफ तरीके से करते हैं, ताकि उस पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। उसके अलावा अनस्टेगमेंटेड फ्यूज्ड ऑस्टियोटोमी, उसमें क्या देखते हैं, या हम क्या कहते हैं, विथ द प्रोग्रेसिव काइफोसिस कर्व इस ओल्डर चिल्ड्रन द सर्जरी में इंक्लूड इंस्टेटिव रोड्स एंड बुक्स एंड स्टिचिंग्स टू हेल्प करेक्ट डिफॉर्मेलिटीज। उसमें क्या होता है, रूप्स एंड हुक्स लगा के हम क्या करते हैं, उसकी जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती है उसको सही हम करवाते हैं, जिसमें अगर हम कहते हैं जो बेड्स वगैरह होते हैं वो लगा के, ताकि उसकी एक पोस्चर है वो नॉर्मल हो सके उस बच्चे का। और उसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिस का काम यही होता है कि मॉनिटर करना। ठीक है, सबसे पहले मॉनिटर द कर्व आवर मींस देयर ईयर्स, के वो कर्व कितने टाइम से है, और ये सारी चीज़ देखती है नर्स। और अगर वो अभी अभी हुआ है तो ट्रीट भी जल्दी हो सकता है। और एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ मसल्स एंड इम्प्रूव पोस्चर्स, और क्या करेंगे कि एक्सरसाइज करवाएंगे उन बच्चों को, और स्ट्रेंथ का भी उसका इम्प्रूव हो जाएगी। एक्सरसाइज से मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी और पोस्चर भी इम्प्रूव हो सकता है। और उसके अलावा असिस्ट इन द फिजिकल थेरापी, और असेंट करेंगे उसको फिजिकल थेरापी करवाने को, ताकि उसकी जो पोस्चर बैक की तरफ है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ सके। उसके अलावा उसकी जो भी मसल्स है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं वो भी रुक जाते हैं जब हम फिजियोथेरापी करवाते हैं तब। और उसके अलावा इन रेयर कंडीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड रॉन बैक ब्रिज, और उसके अलावा कुछ ऐसे बेड्स होते हैं जो हम लगाते हैं, ताकि उसमें भी क्या है कि एबनॉर्मलिटी जो हो रही होती है उसको वो रिड्यूस कर देता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है और उसको हम अप्लाई करते हैं बच्चों पे, क्योंकि ये नर्सिस का एक मेन वर्क होता है। So thank you so much for watching. Please share, subscribe, like, comment. All BSN topics and subject clear in this YouTube channel. Please share, subscribe.